चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हमने हमारा टैक्स का कुछ बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी? कुछ स्टूडेंट का आज डे वन हो सकता है, तो उनके लिए एक बार हम फास्ट ट्रैक में गो थ्रू करेंगे कि एक्चुअल सिनेरियो में है क्या, और टैक्स ये चीज़ रन कैसी होती है, उसका मीनिंग क्या। रादर 13 स्टेप्स में से हमने 8 एलिमिनेट कर दिए थे, तो वो 13 स्टेप्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को सीखने लाया क्या, वगैरह वगैरह। तो हम बेसिक से लेके 8 नंबर स्टेप तक पहुंचेंगे और उसके बाद हम उसके आगे बढ़ जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका आज डे वन है, उन्होंने इसका टेंशन नहीं लेना कि सर हमारा जो पहले 2 लेक्चर मिस हुआ है उसका कैसे कंप्लीट होगा। वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपने ऐप के ऊपर अपलोड हो जाता है, उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके सामने फिजिकली अगर टीचर अवेलेबल है तो आप उसको अ, कितने भी बार पूछ सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना? गुड। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर डायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने इसके पहले के इस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसका बेसिक देख लिया था, डिफरेंस देख लिया था। तो टैक्सेस ये क्या होता है? गवर्नमेंट जो अपने से फीस वसूल करता है वो ऑन आप जो इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर का फीस, या फिर आप जो गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके प्राइस के ऊपर। गवर्नमेंट जो फीस चार्ज करेगा वो हमारे लिए टैक्सेस होते हैं, जिसके दो टाइप, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होगा? जो आपके इनकम या फिर वेल्थ के ऊपर चार्ज होगा वो हमारे लिए रहेगा डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, यहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन के ऊपर होगा। मतलब क्या? तो एक ही पर्सन के कमाएगा और वही पर्सन यहाँ पे टैक्स भी पे करेगा। सो इंसिडेंस और इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर गिरने वाला है? एक ही पर्सन। नेक्स्ट, सेकेंड वाला पॉइंट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होगा कि जब भी कभी हम गुड्स सेल करेंगे फिर सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके प्राइस के ऊपर यह टैक्स लगने वाला है। ओके, यहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर होगा? 2 लोगों के ऊपर। मतलब जैसे हम किसी दुकान वाले से अगर कोई गुड्स परचेस करता है तो उसमें टैक्स इंक्लूसिव है, तो हम उसमें उसके अंदर का जो टैक्स है वो भी अमाउंट दे रहे हैं प्लस गुड्स का भी अमाउंट दे रहे हैं। दोनों अमाउंट कलेक्ट करने के बाद वो जो टैक्स का अमाउंट है वो बंदा खुद पे ऑफ कर देता है गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे पेमेंट करने वाला तो सेलर है, गवर्नमेंट को टैक्स भेजने वाला सेलर है, बट जेब से किसके जा रहा है? हमारे। ये दो अलग व्यक्ति है ना, इसलिए इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग लोगों पे जहां पर भी होगा वो है हमारा आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। उसका अगर एग्जाम्पल देखा तो जीएसटी या फिर कस्टम्स ड्यूटी हमारे लिए बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, इसके टाइप फिर डीटी आईडीटी, इसमें इनकम टैक्स हो गया या फिर ऐसे कुछ इनकम्स जो अनडिस्क्लोज्ड है, मतलब क्या हमने अब तक डिस्क्लोजर ही नहीं दिया है जिसका वो हम फॉरेन से इंडिया में अगर लेके आए तो उसके ऊपर भी अपने को जो टैक्स भरना पड़ेगा वो भी हमारे लिए डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या इस दो पार्ट, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम्स, ये सारा अपने को सीखने के लिए है। टैक्सेस डिवाइड क्यों किया जाता है? तो ये गाइस हमारे ही हेल्थ केयर, आर्मी नेवी एयरफोर्स डिफेंसेस, इसके बाद एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के लिए, रोड एंड इंफ्रा डैम्स वगैरह बनाना, इसके लिए अपने को काम में आने वाला है। इसलिए हमसे ही पैसा लेके हमारे लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब ये कहाँ पे लिखा है सर? टैक्सेस वसूल करने के अधिकार ये गवर्नमेंट को किसने दिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा है बोलो भला? 246, याद है क्या कहानी वो? 246, आर्टिकल 246 में कहाँ पे लिखा है? उसमें कितने लिस्ट है? 3। कौन सा? पहला यूनियन, सेकंड कौन सा? स्टेट, थर्ड कौन सा? यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में किसका है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में किसका है? दोनों को। उसमें से यूनियन लिस्ट का एंटर नंबर कौन सा? उसमें क्या लिखा है गाइस कि डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम के ऊपर जो टैक्स वसूल होगा वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है कि वो टैक्स वसूल कर पाए। किसी को कोई डाउट है इसमें? एक्सेलेंट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। भारत में 5 कंपोनेंट से इनकम टैक्स एक्ट बना। पहला कंपोनेंट इज इनकम टैक्स एक्ट, इसका ईयर है 1961, जिसमें सेक्शन सब सेक्शन प्रोविजोज एक्सप्लेनेशन सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वाले लेक्चर में अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट जो आ रहा है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो हर बार जो बजट आता है वो बजट थ्रू ये हर साल अमेंड होगा, इसलिए इसका कोई साल नहीं है। ओके, और अभी तो 2025 का पूरा एक्ट ही बदल गया है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रूल्स। ये पूरा लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो कुछ रूल बनाएंगे। वो सारे सेट ऑफ रूल्स को बोला जाएगा गाइस इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, इसका ईयर 1962 है।
इसका 1961, उल्टा पुल्टा कैसे भी देखो वही ईयर दिखेगा। और ये ईयर कौन सा गेस, 1962 वाला। नेक्स्ट वाला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। कोई भी चीज से रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन लेना है, डाउट सॉल्व करना है, एवरीथिंग, तो दैट कम्स अंडर सर्कुलर। और कोई भी लॉ अगर आपको इंप्लीमेंट कराना है, कोई सेक्शंस है जो अब तक लागू नहीं है, वो नोटिफाई करने पड़ते हैं वाया नोटिफिकेशंस। तो डिपार्टमेंट से कोई भी सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशन आया तो वो भी हमारे लिए क्या है, लॉ बन जाता है। ठीक है, वो भी हमारे लिए लॉ ही है। सो डिपार्टमेंट से अगर कोई भी सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आपको आता है ना, वैसे ही डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, वो भी लॉ ही होता है, याद रखो। और वो भी इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। सो कभी भी अगर एग्जीक्यूटिव जैसे डिपार्टमेंट सीबीडीटी जो मैंने आपको बताया, वो और असेसी इनमें अगर झगड़ा हो गया तो वो रिजॉल्व करने के लिए अपने को कहाँ पे जाना है, तो वो है कोर्ट। कोर्ट का अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग आया तो वो भी केस लॉ बन जाता है और वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। कोई डाउट है इसमें, कंफर्म सबको समझा, ऑल ओके। सो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे एपेक्स कोर्ट है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। और जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग राज्य वाइज, टेरिटरी वाइज उनका उनका काम करता है। इनकम टैक्स किसके ऊपर लेवी होगा, लेवी मतलब क्या होता है किस, चार्ज करना। किसके ऊपर चार्ज होगा, वो इनकम के ऊपर होगा, और हमेशा प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर चार्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पी वाई याद रखना। क्या याद रखना है आपने, पी वाई, प्रीवियस ईयर, बहुत क्रूशल है। अब यहाँ पे पर्सन बोला गया है, पर्सन का डेफिनेशन भी गाइस, पहला इंडिविजुअल, फिर एच यू एफ, उसके बाद एओपी, उसके बाद बीओआई, फर्म या फिर कंपनी। ये सब के डेफिनेशंस इसी टॉपिक में नीचे आने वाले जो अपने अब तक होना बाकी है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने चालू किए थे गाइस 13 स्टेप्स। अब 13 स्टेप्स में से पहले 8 अपने हो चुके थे और उसके बाद का एक एक स्टेप अपना होना बाकी है। तो आज के आज हम ये 13 स्टेप्स लर्न करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। वैसे तो 3 स्टेटस है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनआरआई। ये पहला टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक ही वही है अपना। तो पहला रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढो। स्टेप नंबर 2 इज कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। सो कॉम्प्यूटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तो आपके पास जितने भी अलग अलग इनकम आएंगे वो कौन से हेड में जा रही है क्लासिफाई कर देना। कितने हेड होते हैं गाइस, 5। पहला कौन सा है, सैलरी। सेकंड कौन सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड कौन सा है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट कौन सा है, कैपिटल गेन। एंड लास्ट कौन सा है, ऑल ओके एवरीबॉडी। तो ये 5 हेड में अपने को पहले इनकम क्लासिफाई करना, फिर हर एक हेड में इनकम कॉम्प्यूट करना, क्योंकि हर एक हेड का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ओके। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या, तो मैं मेरा इनकम किसी और के नाम पे बता रहा हूं, वो वापस मेरे ही इनकम में जुड़ जाएगा। मैं ऐसे क्यों करता हूँ इस, बाय द वे, मैं मेरा इनकम किसी और के नाम पे क्यों बताता हूँ, क्योंकि सर मुझे टैक्स बचाना है। क्लियर है, मेरा उद्देश्य इज क्लियर। मुझे क्या करना है, टैक्स बचाना, टैक्स की चोरी करनी है कि बचाना। तो ये टैक्स की चोरी ना हो इसलिए क्लबिंग के प्रोविजंस आ चुके हैं। नेक्स्ट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। तो ये क्या था, क्या मैं एक ही हेड से हमेशा इनकम कमाना जरूरी है क्या, मैं मल्टीपल हेड से इनकम कमा सकता हूं। ऐसा कौन सा एक हेड है जिसमें गाइस मुझे कभी लॉस नहीं होता, सैलरी। तो सैलरी छोड़ के बाकी 4 हेड में मुझे लॉस हो सकता है, एग्रीड। तो ये जो 4 हेड है उसमें क्या हमेशा ही मुझे प्रॉफिट होना जरूरी है, नहीं। ऐसा हो गया कि मैंने किसी एक हेड से पैसा कमाया, जैसे मैं एचपी से पैसा कमा रहा हूँ 10 लाख, और मुझे कैपिटल गेन में 2 लाख का सपोज लॉस हो गया, एक एग्जाम्पल बोल के। वैसे तो सेट ऑफ के प्रोविजंस अलग है, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो 10 लाख कमाया और 2 लाख गए, कितने बचे गए, 8 लाख। तो ये जो 8 लाख आपने आंसर बताया, आपने कैसे बताया, मैंने तो 10 लाख कमाए थे, 2 का लॉस भी तो हुआ था सर, ये 2 लाख लेस करना इस सेट ऑफ। बट अगर लॉसेस ही बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉसेस अगर बहुत ज्यादा है अपने लिए तो हम क्या करेंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा। उसके बाद जो आएगा गाइज, इन सब का टोटल, दैट इज GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो पांचों हेड से अलग अलग प्रोविजंस अप्लाई करके हमने जो इनकम लाया, उन सब का टोटल इज ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद जो आया वो है गाइस डिडक्शंस। डिडक्शन 3 प्रकार के, आपने कुछ जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है फिर खर्च किया तो डिडक्शन मिलेगा।
कुछ इनकम अगर आपने कमाया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, और लास्ट वाला अगर आप फिजिकली कुछ आप में डिसेबिलिटी है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ये मल्टीपल रास्ते आपके पास अवेलेबल है। यहां तक ऑल ओके। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद सबका टोटल अगर हमने कर दिया तो वो है हमारा नेट टोटल इनकम। तो हमारा अब तक का जो जर्नी है वह ऐसा है कि हमने कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम में रेसिडेंशियल स्टेटस पहले ढूंढा, फिर हमने इनकम को क्लासिफाई किया इन 5 हेड्स में, उसको हमने एग्रीगेट किया, उसके बाद क्लबिंग अप्लाई किया, उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अप्लाई किया, तो आ गया हमारा जीटीआई। उसमें से हमने डिडक्शन लेस किया तो आ गया हमारा नेट टोटल इनकम। क्लियर है? ये जो बेसिक वाला थ्योरी वाला पार्ट है ये हमने अब तक कवर किया है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो रहेगा 2 मार्क का। अब तक हमने जितना कवर किया है 2 मार्क का इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। बट ये जो बेसिक्स हमने कवर किया है ना, इससे आपको टैक्स होता क्या है ये कोर समझ में आ गया। अगर गलती से किसी ने कल आपको ये पूछ लिया कि बताओ रे इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो आपको याद आने चाहिए पहले 8 स्टेप्स। पहला आंसर वुड बी सर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या होता है सीखेंगे अपन। स्टेप नंबर 2 इज इनकम 5 हेड में होता है तो उसे हमने क्लासिफाई करना है। आप कौन से हेड से इनकम कमा रहे हो, तो बोलेगा कि मैं तो एम्प्लॉयड हूं, अच्छा मतलब सैलरी हेड। ओके, तो सैलरी के फॉर्मेट में डाल के उसका इनकम निकाल लेना। फिर फिर ये देखना कि कोई और पर्सन के किसी और पर्सन के नाम पे तो उसने इनकम वगैरह नहीं बताया है ना, वो देख के अगर बताया होगा तो आपने क्लब कर देना है। नेक्स्ट वाले हेड में हम क्या करेंगे, कोई और हेड से वो इनकम कमा रहा है कि नहीं वो चेक कर लो नेक्स्ट स्टेप में, कि भाई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे तो नहीं दिया है, कोई जमीन बेच तो नहीं दिया है, कोई गोल्ड वगैरह बेचा तो नहीं है, और कोई बिजनेस रन कर रहा है क्या, जुआ वगैरह तो नहीं खेल रहा। ये सारी चीजें चेक करो, वहां से अगर कोई इनकम आया है या फिर लॉस आया है तो वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की कैटेगरी में डाल दो, जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम। कुछ डिडक्शन है कि नहीं वो चेक करो, तो जो आएगा वो नेट टोटल इनकम। तो हम लोग अब तक यहां तक सीखे हैं। क्लियर है? ये हो गया यहाँ तक का फास्ट ट्रैक रिवीजन। अब हम जो चालू करेंगे गाइस वो है हमारा आगे के स्टेप्स सारे के सारे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम, दैट इज स्लैब रेट्स। कौन से? स्लैब रेट्स। ये यहां पे लगे हुए दिख रहे हैं क्या? ये स्लैब रेट है। ऐसा और एक चार्ट आने वाला है, ठीक है? तो कैसा है ना कि स्लैब रेट, इन्हें स्लैब क्यों कहा गया वो जब हम ये रेट सीखेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2 तरीके के रेट है, एक फ्लैट रेट होता है और एक होता है स्लैब रेट। तो फ्लैट रेट मतलब क्या, स्लैब रेट मतलब क्या, टैक्स कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में सीखने वाला है। ये तो 13 स्टेप्स है गाइस, ये अपने आप में टॉपिक्स है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सो स्टेप नंबर 9 कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स। स्लैब रेट के हिसाब से आपने याद रख लेना है। स्टेप नंबर 9 क्या है हमारे लिए? स्लैब रेट्स। याद रहेगा ना पक्का सबको? ये स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद जो 2 पॉइंट्स है गाइस वो है रिबेट और सरचार्ज। रिबेट, हाँ रैबिट नहीं। क्या है ये? रिबेट। कभी भी रिबेट वर्ड आया ना तो वो हमारा फायदा है। रिबेट ये क्या है? फायदा। और सरचार्ज ये हमारा नुकसान है, याद रखना। रिबेट हमारे लिए क्या है? फायदा, बट वही सरचार्ज नुकसान। सरचार्ज मतलब ही टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, समझा? सरचार्ज मतलब क्या? टैक्स के ऊपर टैक्स। हम क्या सीख रहे हैं? इनकम के ऊपर टैक्स। सरचार्ज मतलब क्या होता है गाइस? टैक्स के ऊपर टैक्स। याद रखेंगे ना ये चीज? जब मैं आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा तो मुझे आपके कंसेप्ट रिकॉल होए वाले चाहिए यहीं पर। अब देखिएगा, स्लैब रेट हो गया, उसके बाद आ रहा है सरचार्ज और रिबेट। रिबेट मतलब क्या? हमारा फायदा, ये याद रखिएगा। सरचार्ज हमारा नुकसान, याद रहेगा। रिबेट का कंसेप्ट अभी छोटे से बता दूं क्या? एक आपको एक अंदाजा आ जाएगा। क्या है कि एक सर्टन लेवल तक इनकम अगर आपने कमाया गाइस, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि उतने इनकम के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो भरो मत। क्या? भरो मत। जैसे करंट सिनारियो में जो न्यू रेजिम है उसमें 12 लाख का इनकम है। 12 लाख रुपए तक अगर आपने पैसा कमाया गया तो आपको टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। 12 लाख रुपए पर एनम।
तो सर मतलब 0 से लेके 12 लाख तक आपने अगर कितना भी पैसा भरा, मतलब कितना भी पैसा कमाया, तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, नहीं देना है। बट सर हमें तो जितना पता चला था, कुछ ना कुछ तो टैक्स लाइबिलिटी होती है। हाँ जरूर होती है। टैक्स लाइबिलिटी आएगी और उतनी ही टैक्स लाइबिलिटी लेस हो जाएगी। समझा? जैसे कि सपोज 12 लाख के ऊपर मुझे टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 1 लाख रुपया केस, तो मुझे 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा, बराबर है। बट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, एक काम कर बेटा, वो 1 लाख रुपया जो तू भरने वाला था वही लेस कर दे। मतलब किस नाम से लेस करूं? बोले रिबेट। तो अब मुझे कितना भरना है? सपोज अस्मिता, ये है गवर्नमेंट, इसको मेरे को देने का टैक्स 1 लाख रुपया। मैं जब इसे टैक्स देने गया तो इसने बोला कि सर एक काम करो, रिबेट ले लो। कितने का? 1 लाख। मतलब 1 लाख मुझे देने थे और ये बोल रही कि सर 1 लाख में से 1 लाख, 1 लाख जो है लेस कर, जितना अमाउंट आया उतना तुम्हारा लाइबिलिटी। कितना है? कम ऑन गाइस, डिफिकल्ट क्वेश्चन। 1 लाख में से 1 लाख गया, 0। तो अल्टीमेटली मुझे 1 लाख रुपए का रिबेट मिला। क्या रिबेट मेरा फायदा है? ऑब्वियसली यस। सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? दिस इज सो क्रूशल। समझा? सो सरचार्ज और रिबेट, इसका एक दायरा होता है। ये बहुत रेयर केस में मिलेंगे गाइस, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं। सरचार्ज और रिबेट, एक नुकसान एक फायदा है, दोनों एक साथ आ सकते क्या? बहुत डिफिकल्ट। नहीं वो पकड़ लो आप। नेक्स्ट जो आ रहा है सेज। सेज ये भगवान का रहता, हर जगह पे भगवान मौजूद है ना, वैसे हर इनकम टैक्स में सेज मौजूद है। 4% फिक्स है। और ये क्या है मालूम है क्या? ये भी गाइस टैक्स के ऊपर ही टैक्स है। मतलब हम जो टैक्स लाइबिलिटी निकालने वाले उसके ऊपर ही 4%, मतलब ये सेज होने वाला है। याद रहेगा ना सबको? ये 4% इज फिक्स्ड, एकदम फिक्स रखना। 4% ये नहीं हिलेगा। ओके। ये चार्ज होने के बाद गाइस, अगर आपने ऑलरेडी कोई एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस। अब एडवांस टैक्स मतलब क्या होता है? यूजुअली ईयर कंप्लीट होने के बाद, प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद हम टैक्स भरने वाले हैं। ठीक है? जैसे 2025-26, अभी क्या चालू है रे? 26-27 चालू है। 2025-26 इज कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। उस साल के इनकम के ऊपर मैं अभी टैक्स भर रहा हूं। बट यार ऐसा हो गया कि उस साल के इनकम के मैं कमाते समय ही अगर कुछ मैंने टैक्स भर दिया है, या फिर टैक्स अगर मेरा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। मुझे सपोज आज मैंने टैक्स कंप्यूट किया मेरा, और मेरे को टैक्स जो भरना है उसकी लाइबिलिटी आ गई 5 लाख रुपया। कितना भरना है मुझे टैक्स मैडम? 5 लाख। और मैंने ऑलरेडी ही 2 लाख एडवांस में भर दी है, तो मुझे और कितना भरना पड़ेगा गाइस? 3 लाख। तो अगर मैंने कुछ एडवांस टैक्स भरा है, या फिर अगर मेरा टैक्स ऑलरेडी कुछ डिडक्ट हो चुका है, तो वो लेस होगा। और जो अमाउंट बचेगी, अगर पॉजिटिव है तो टैक्स पेएबल, अगर निगेटिव है तो टैक्स रिफंडेबल। समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी आपको? मेरा है ना टीचिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं जब नया नया टीचर बना, तो 2-3 जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने ट्राई किया। 3 जगह पे किया, 2 जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल गया। पहला था ये क्लास, और दूसरा था इंस्टीट्यूट। तो ये टीडीएस वगैरह ये सारे कंसेप्ट जस्ट नए नए सीखे थे। और मैं वहाँ पे सीखने सिखाने के लिए किसको गया? फाउंडेशन के बच्चों को। ओके। वहाँ पे मेरा इंटरमीडिएट क्लियर था और मैं फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा था। अब वहाँ पे जो इनकम होता है ना, इट इज जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ सैलरी टाइप। तो आप जितने आवर्स पढ़ाएंगे इनटू एक सर्टन अमाउंट, सपोज 500 रुपीज पकड़ लो आप, तो मैं 1 घंटा अगर पढ़ाया तो 500 रुपया मुझे मिलेगा ऐसा। मतलब खुश यार। 500 रुपया पर डे, मतलब पर आवर के हिसाब से। ऐसा मैंने अगर महीने भर सिखाया तो मेरा मंथली इनकम हो जा रहा था। प्लस यहाँ पे मैं जितना भी पढ़ा रहा था, यहाँ से जो कुछ भी इनकम आएगा वो मेरा एडिशनल। ऐसा मेरा सर्वाइवल स्टार्ट हो गया था। और ये कुटाने मैंने एमएनसी छोड़ने के बाद किए थे। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर आने के बाद ये कारनामे किए थे हमने। ठीक है। अब हुआ ये कि कैसा होता है, आप जब अर्न कर रहे हो तो पहली चीज क्या होती है? कितने लेक्चर्स लिए इंटू 500। तो मैंने अगर 30 लेक्चर ले लिया है तो इंटू 500 कितना हो रहा है? 15,000।
तुरंत 15,000 का क्या क्या करना है उसका कैलकुलेशन दिमाग में फिक्स होता ही है ना। आपके अगर फेवरेट रिलेटिव घर पे आए जो 500 रुपया देके जाते हैं, हाँ रिलेटिव वही फेवरेट होता है जो जाते समय पैसे दे, तो वो अगर जाने वाला है तो 500 रुपये जो उससे आने वाले उसका क्या क्या करना है ये अपने दिमाग में पहले से ही प्लानिंग रहता। एग्रीड। मेरे दिमाग में वो 15,000 का जो प्लानिंग था वो रेडी था, कहाँ कहाँ पे मुझे खर्च करने क्या क्या करने क्या नहीं। अकाउंट में जब आए तो वो सपोज थे गाइस 12,000 ही। मतलब ऐसे कैसे हो गया। मेरा तो कैलकुलेशन ठीक ठाक है, इंटर भी क्लियर था मैं। यार क्या करना मतलब, हाँ मुझे मालूम है कि अपने को कैलसी रहता, बट इतना वीक नहीं है कैलकुलेशन। तो मैं इंस्टीट्यूट को जाके पूछा, यार सर मेरे 15,000 पेमेंट होने वाला था, ये अकाउंट में 12,000 का क्रेडिट का मैसेज आया, आपसे कुछ मिस्टेक होगा शायद से, तो थोड़ा सा आप देख लो। बोले कि नहीं सर 15,000 ही आपका पेमेंट है। बोला तो 3,000 का टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस। तो अब मैंने तो उसके प्रोविजन पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा तो था, प्रैक्टिकल में फर्स्ट टाइम फील हुआ ना होता कैसे। जहां पे इनकम जनरेट हुआ वहीं पे डिडक्ट होके रिमेनिंग अमाउंट मेरे को मिल गया। अब मुझे टैक्स लॉस मालूम थे तो मैंने उनको बोला कि सर मैं टैक्स स्लैब में ही नहीं बैठता हूं, मैं एग्जाम्प्ट हूं, मेरा उतना इनकम ही नहीं जा रहा जहां तक आप टैक्स लगा रहे हो। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, साल के एंड में आपने रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के बाद, अब यहां तक मैं सब कुछ करते करते आ गया, अब देखो आप ध्यान से देखो। रेसिडेंशियल स्टेटस मेरा ढूंढ के हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम गाइस मैं जो कुछ भी कमा रहा था सपोज सैलरी के एड में, मैं बताऊंगा आपको उसका डिस्क्रिप्शन क्योंकि वो प्रोफेशन में कैसे जाता है वगैरह वगैरह। तो सपोज उसमें तो मेरा इनकम आ गया गाइस, यहाँ पे मेरा इनकम आया, क्लबिंग कुछ नहीं था, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं था, मतलब जीवन में लॉसेस है बट वो यहाँ पे नहीं दिखते। तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ गया, उसमें से डिडक्शंस कुछ नहीं, अरे इनकम ही कुछ नहीं, काय के डिडक्शन क्लेम करूँ। तो डिडक्शंस कुछ नहीं थे, टोटल इनकम आ गया, स्लैब रेट अप्लाई किया तो यहाँ पे जीरो आ गया, टैक्स लाइबिलिटी कितना, जीरो। तुम अभी इस चार्ट पे भी देखेंगे ना तो 0 से 2.5 लाख नील दिख रहा है क्या आपको। तो 2.5 लाख तक ओल्ड रेजिम से भी नील ही है, मतलब क्या 2.5 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे को यहाँ पे कितना टैक्स देना था, जीरो, कुछ भी टैक्स नहीं। सरचार्ज रिबेट इस अमाउंट के ऊपर लगता है या फिर इस अमाउंट में से लेस होता है, तो ये भी कुछ नहीं, जीरो का क्या ही करेंगे तुम, जीरो। सेज जीरो का 4%, कम ऑन गाइस, कितना, गुड। तो यहाँ पे भी आ गया जीरो। यहाँ पे जो टीडीएस था वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया गाइस, वो 3,000 रुपए। समझ में आ गया क्या। कितना मिला था मुझे, 13,000 ना कि 12,000, क्या एग्जाम्पल ले रहा है, 12,000, तो 3,000 जो डिडक्ट हुआ था गाइस वो यहाँ पे निगेटिव में दिखना चालू हो गया। समझा। जीरो में से 3,000 गए तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, और वो टैक्स मैंने गाइस रिफंड मंगवा लिया, मेरे अकाउंट में वो पैसा वापस आ गया। बट ये लीगली कंपल्सरीली करना ही होता है, कंपल्सरी होता है, वो टीडीएस कट होके वहां पे जमा होगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी जितनी भरनी है उसमें से लेस होगा, अगर टैक्स लाइबिलिटी जीरो है तो जितना भी भर चुका थे हम वो सारा का सारा रिफंड होगा। इसी हिसाब से सब कुछ चलता है। क्लियर है एवरीवन, सबको ये समझ में आ गया किस हिसाब से रन होने वाला। तो ये है 13 स्टेप्स, 2 बार हम रिपीट करेंगे 13 स्टेप्स, क्योंकि यही है आपका पूरा डीटी। जिसको टैक्स समझ कर आगे जाना है उसने 13 स्टेप्स बाय हार्ट लर्न कर लेना, जिसको मार्क लेने वो टॉपिक वाइज जाए। मैंने ये पहला टॉपिक लिया ही क्यों, यूजुअली इससे भी बहुत आसान टॉपिक है अपने पास, उससे मैं शुरुआत कर सकता था ताकि आपको अच्छा लगे कि नहीं यार सब्जेक्ट बहुत भारी है। बट अगर बेसिक्स नहीं समझे, क्या टैक्स होता क्या है, क्या चालू है, किस हिसाब से ये रन होगा, तो आगे बढ़ने में कोई पॉइंट नहीं। ठीक है। तो देखिएगा स्टेप नंबर 1 कौन सा है गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। कितने हेड होते हैं गाइस, 5। पहला कौन सा है, सेकेंड, एचपी बोलने का, एचपी, ठीक है एचपी। थर्ड, पीजीबीपी, पबजी नहीं, पीजीबीपी। नेक्स्ट फोर्थ, कैपिटल गेन, ठीक है। एंड फिफ्थ, अदर सोर्सेस, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, 5 हेड। थर्ड स्टेप उन्हीं का रिस्पेक्टिव हेड में उनका कंप्यूटेशन, मतलब एग्रीगेशन ऑफ इनकम बोलते हैं उसे।
3 स्टेप हो गए। रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कॉम्प्यूटेशन या फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। स्टेप नंबर 4, क्लबिंग। याद रहेगा ना एवरीबॉडी। नेक्स्ट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, 5th नंबर का स्टेप। वो होने के बाद सबका टोटल तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन, तो क्या आएगा गाइस, नेट टोटल इनकम। क्लियर है। नेट टोटल इनकम आने के बाद अपना आज का पहला कौन सा है गाइस, स्लैब रेट। पहला स्लैब रेट अप्लाई करो। उसके बाद सेकंड कौन सा है, रिबेट या फिर सरचार्ज। रिबेट लेस होगा, सरचार्ज ऐड होगा। एक फायदा है, एक नुकसान है। कौन सा फायदा है गाइस, रिबेट वाला में। सरचार्ज नुकसान होता है क्या, क्यों ऐसा, क्योंकि सर टैक्स के ऊपर टैक्स होता है वो, और टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो नुकसान ही है। नेक्स्ट वाला सेज, ये भगवान का होता है, कितना परसेंट है ये, फिक्स्ड। समझा, ये पैसा का इस टैक्स के ऊपर ही टैक्स होता है, और ये पैसा हेल्थ और एजुकेशन सेगमेंट में ही यूज होता है, ऐसे लॉ में तो लिखा है। क्लियर एवरीबॉडी। जैसे सारा पैसा अपने वेलफेयर के लिए यूज होता है। क्लियर है ना, सबको कंसेप्ट तो क्लियर है। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट वाला गाइस एडवांस टैक्स है, फिर टीडीएस। ठीक है, ये लेस होगा, और आखिरी में जो बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा गाइस, टैक्स पेएबल या फिर टैक्स रिफंडेबल। अगर पॉजिटिव में अमाउंट आया तो वो टैक्स पेएबल है। याद रहेगा ना, पॉजिटिव अमाउंट आया तो क्या होगा, वो टैक्स पेएबल, और अगर निगेटिव रहा तो टैक्स रिफंडेबल। याद रहेगा सबको, किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या, कंफर्म सबको समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट्स की तरफ। इससे पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। गाइस गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, ये रीड करो। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसमें से एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है, बट रिमेंबर दैट ये सारा मैं आगे के 2 मिनट में समझाने वाला हूं। ठीक है, गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, बी क्विक, रीड इट आउट। ऑनलाइन आदेश, दिव्यांका, मंगेश, रेहान, साहिल, शिवराज, श्रेया, तुषार, भरत, बाप रे बहुत ही कर दिए। यस, रीड कीजिएगा, उसके बाद मेरा तुरंत एक्सप्लेनेशन आने वाला है। हो गया एवरीवन, एवरीबॉडी। चलिए लेट्स सी ये है क्या। पहला गाइस, डिफरेंस बिटवीन है, ये क्वेश्चन 7 मार्क को आया था, और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इम्पैक्ट, मुझे बताइए डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर गिरता है गाइस, एक ही पर्सन। कैसे, मैंने इनकम कमाया, मुझे ही टैक्स भरना है। इंसिडेंस क्या है, इनकम कमाना। इंसिडेंस मतलब क्या, घटना। और इम्पैक्ट मेरी जेब के ऊपर गिर रहा है, मैं ही टैक्स भर रहा हूं, मैंने इनकम कमाया, मैंने, एक ही पर्सन, डायरेक्ट टैक्स। और वही इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग लोगों के ऊपर अगर गिर रहे हैं तो वहां पे क्या रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन दो अलग लोग रहते हैं, जो गुड्स सेल करेगा और दूसरा, क्लियर है ना एवरीबॉडी। सो ये दो अलग लोग जहां पे रहेंगे वो रहेगा हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स। कोई डाउट, आगे। लेवी, लेवी मतलब क्या होता है, चार्ज करना। ये इनकम के ऊपर होगा, और ये गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर चार्ज होगा। याद रहेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट, इट पिंचेस द असेसी एंड इट डज नॉट पिंच। पिंच मतलब क्या होता है, चुभना। डीटी इतना क्यों चुभता, क्योंकि गाइस तुम्हारे पास पैसा आने के बाद कोई छीन के ले रहा है। दूसरा चीज, डायरेक्ट बेनिफिट है नहीं,
तुरंत बेनिफिट अपने को मिलता नहीं है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं चुभ रहा गाइस? क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि हमने टैक्स भरा ही नहीं। जो न्यू कमर्स है, आज किनका किनका फर्स्ट डे है? 2 दिन। आपने कभी टैक्स भरा है क्या? भरा है मैडम आपने? नहीं भरा आपने मैडम? टैक्स भरा आपने कभी? भरा है आपने? कहाँ पे मैडम? सॉरी, डायरेक्ट तो हमने भरा नहीं है, बट इनडायरेक्ट भरा है। कहाँ पे? एग्जैक्टली exactly. तो आपने जो रजिस्टर परचेस किया उसके ऊपर भी आपने टैक्स भरा। हाँ, आपने जेब में से गया है, बट अपने को लगा क्या कि यार वो रजिस्टर का ही प्राइस उतना था, इसलिए वो अपने को कभी चुभा नहीं। हमने टैक्स तो भर दिया, बट अपने को उसका कभी रियलाइजेशन था ही नहीं, इसलिए अपने जेब में से गवर्नमेंट पैसा निकाल लेगा और अपने को पता भी नहीं चलेगा वहां पे कौन वर्क करेगा गाइस। इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट, बेनिफिट। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट अपने को मिल रहा है क्या डायरेक्ट टैक्स में? नहीं। हमसे गवर्नमेंट पैसा लेके अपने को गाइस कुछ ना कुछ तो, बट यहाँ पे अपने को लगता है कि यार डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? कि यार हमसे, हमें रजिस्टर मिला ना एवरीबॉडी। आपने को गाइस, अपने का मतलब जीएसटी का जितना भी पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, रिमेंबर दैट, अपने को ये फील होता है कि यार अपने को कुछ ना कुछ तो भी बेनिफिट उससे मिल गया है। समझे क्या? बेनिफिट तो डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिल रहा, बट आप ये भावनाओं को समझो बस। क्लियर है? यहाँ पे नहीं लगता है, वहां पे लग रहा है। नेक्स्ट, रेट्स। डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट असेसीज। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में गाइस डिफरेंट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट डिफरेंट असेसीज, ऐसे कैसे हो सकता? इनकम के ऊपर होता है मतलब क्या? मैंने अगर ज्यादा इनकम कमाया तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मुझे, कम इनकम कमाया तो कम। मतलब टैक्स रेट्स हर एक के लिए अलग हो गए ना, वही बता रहा है वो पॉइंट। बट यहाँ पे सेम रेट फॉर ऑल असेसीज। हमने देखा था गाइस प्रोग्रेसिव नेचर और रिग्रेसिव नेचर, याद है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव नेचर गाइस? इनकम बढ़ते रहा तो आपका लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव नेचर? सर, इनकम कितना भी रहो, सबके लिए सेम टैक्स रहेगा। तो रिमेंबर दैट, यहां पर सेम रेट है सारे असेसीज के लिए। क्लियर है? इसलिए इसे क्या बोला जाता है गेस? प्रोग्रेसिव नेचर। इसे क्या बोला जाता है? रिग्रेसिव नेचर। नेक्स्ट, राइज इन रेट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के रेट बढ़ गए ना, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर इंपैक्ट करना चालू कर देते हैं। बट वही पे यहाँ पे क्या हो जाएगा गेस? ये महंगाई बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ाना चालू कर देता है वो। इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी बढ़े तो आप ये याद रखिएगा, क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। कोई डाउट है? आगे, नेचर, ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, रिग्रेसिव नेचर का है। लास्ट टाइम गेस, प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है? जितना इनकम बढ़ा उतना ही टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव नेचर क्या होता है? ये आपको कैसा है, ये डे वन है या फिर अब तक 2-3 बार ये हो चुका है, इसलिए बहुत अभी आसान लग रहा है। जब हम आगे आगे बढ़ जाएंगे, मैं 1 महीने बाद अगर पूछ लिया ना कि रिग्रेसिव नेचर मतलब क्या, तो गाइस कंफ्यूज हो जाएंगे तुम। इसलिए बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा बार रिवाइज होगा उतने ज्यादा दिमाग में बैठाते जाओ। प्रोग्रेसिव नेचर, जितना ज्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज्यादा टैक्स भी बढ़ेगा, ये होता है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपको अगर सेम टैक्स भरना पड़ रहा है तो वो रहेगा हमारे लिए रिग्रेसिव इन नेचर। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट जो आएगा, हाँ, इसका एग्जाम्पल दैट इज इनकम टैक्स, और यहाँ पे जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। तो क्या इस डिफरेंस बिटवीन में किसी को कोई डाउट है? सीधा सीधा 7 मार्क का ये क्वेश्चन है। लास्ट टू लास्ट एग्जामिनेशन में भी आया था, लास्ट एग्जाम में भी शायद से इससे रिगार्डिंग कुछ है कंटेंट। 7 मार्क, 8 पॉइंट। कम से कम एक या फिर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिख के आना। अपने राइटिंग के ऊपर भरोसा रखना, और एक या फिर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिख के आना। 7 के लिए 7 पॉइंट बिल्कुल मत लिखना। क्लियर है क्या? चलो, अब हम आ जाएंगे एक खतरनाक डिफरेंस बिटवीन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो है टैक्स प्लानिंग। इसी का एक हिस्सा होता है कि टैक्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हिस्सा होता है ना प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, किसी ने सिखाया होगा आपको। एवरीबॉडी, ओसी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, बराबर है? तो उस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट सेगमेंट है प्लानिंग, इसीलिए इस मैनेजमेंट में ही प्लानिंग आपको सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? यस मैम?
अवॉइडेंस, अवॉइड करना, मार्केट में मिला हुआ सर। फिर नेक्स्ट, इवेड करना मतलब क्या होता है किस, चोरी करना। समझ में आ गया ना? अवॉइड करना और चोरी करना दोनों भी अलग अलग सेगमेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसमें से गाइस ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट्स है जो अपने को अभी सीखना है। ठीक है। सो डेफिनेशन, it is a way to reduce tax liability by taking full advantage of the provisions provided by the act through various exemptions, deductions, rebate and reliefs। लॉ में जो कुछ भी प्रोविजंस है उसका प्लानिंग करते हुए आगे फ्यूचर में होने वाले जितने भी अपने टैक्स के लॉसेस है, टैक्स भरना इज लाइबिलिटी ओनली ना यार। मैं इनकम कमा रहा हूँ और उसमें से टैक्स। अब कल ही हम एक टैक्स लाइबिलिटी ढूंढ रहे थे एक क्लास में, आप भी ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमाउंट जो था वो था अराउंड एक 15 करोड़। 15 करोड़ अगर आपने इनकम कमाया तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही? तो आ रही थी अप्रोक्सीमेटली गाइस 6 करोड़ तक। तो तुम इमेजिन करो कि आपने 5 करोड़ रुपया कमाया। 5 करोड़ कमाने के बाद उसमें से अगर 6 करोड़ गवर्नमेंट मांग ले रहा है तो इमेजिन कर लो यार क्या फील होगा वो। 5 करोड़ में 6 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़। इनकम कितना है गाइस? 15 करोड़। उस 15 करोड़ में से 6 करोड़ आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। पूरी दुनिया को आज ही इधर काम करना है। ये टैक्सेस ऐसे जगह पे यूज होते हैं गाइस, समझे? एक्सेलेंट। तो अब देखिएगा, 15 करोड़ आपका इनकम और उसमें से 6 करोड़ का अगर टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो आपके जेब में बच रहे 9 करोड़। तुमको 9 करोड़ का खुशी नहीं होता? हाँ देखिए आप ये, अप्रोक्स 6 करोड़ का जब टैक्स लाइबिलिटी आ जाता है तो क्या फील रहेगा। अब अगर मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपरली अगर आपका टैक्स प्लानिंग कर दिया तो ये 6 करोड़ का जो आपका लाइबिलिटी है मैं आपको 4 करोड़ करा के दे सकता हूँ। तो क्या आप लोग मेरे पास केस देंगे या फिर नहीं? ऑब्वियसली 2 करोड़ अगर बच रहा है और उसका अगर मैंने 10% फीस मांग लिया तो आप मुझे फीस देंगे कि नहीं? नहीं। गुड। क्लियर है ना एवरीबॉडी? तो ये होता है 20 लाख। ऐसा होता है प्रैक्टिस। समझा क्या? आपको साल भर का कितना पैकेज चाहिए guys? ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े केसेस सॉल्व करके उसका एक सर्टन परसेंट लेने वाले प्रैक्टिशनर्स है। इसलिए मैं पहले से आपको बोलते आ रहा हूं कि जब आप जॉब कर रहे हो, सैलरीड हो, तो इनकम ऐड ऐड होते जाएगी। बट जब आप गए प्रैक्टिस में हो तो इनकम मल्टीप्लाई होते जाती है। तो चूज वाइजली आपका करियर। प्रोफेशनल बनने के बाद आपको वेदर आपको प्रैक्टिस में जाना है और यू शुड गो इनटू एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। सो थिंक वाइजली। प्रैक्टिस में उसका अलग स्ट्रगल है, सैलरी में उसका अलग स्ट्रगल है। सो जब आप चूज करोगे तो उसका रिग्रेट लाइफ टाइम में होना नहीं, ये आपने ही इंश्योर करना है। क्योंकि बहुत मेहनत से एक प्रोफेशनल बनता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते गए तब जाके एक पर्सन प्रोफेशनल बनेगा। और उसके बाद इनकम की वजह से वो डिससेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग मतलब क्या? हम लॉ के जितने भी प्रोविजंस है, एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है, वो सारे इस्तेमाल करके एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, ये सारे फायदे हैं ये रिसीव करेंगे। ये होता है टैक्स प्लानिंग। वही टैक्स अवॉइडेंस मतलब क्या? तो गाइस, इट इज एन exercise by which the assessee legally takes advantage of the loopholes in the act। loopholes क्या होता है मालूम है क्या? कमियां, खामियां, खास खड़गे। लूपहोल, ट्रैफिक। आप कभी सिग्नल पे रुके हो जिंदगी में? ओके। हेलमेट कंपलसरी अगर कर दिया आपको, क्या हेलमेट कंपल्सन, इस कैटेगरी में क्या हो जाता है गेस कि अगर हम हेलमेट नहीं रहे तो पुलिस मामा अपने को पकड़ेंगे एंड वी हैव टू पे फाइन। एग्रीड? ओके।
अब हुआ ये कि क्योंकि हेलमेट सख्ती थी, इसलिए आप लोग हेलमेट हर रोज क्लास को लेके आ रहे थे। बट एक दिन ऐसा हो गया कि आप हेलमेट भूल गए घर पे, और आपको दूर से पुलिस मामा दिख गए। अब तुम लोग क्या करेंगे? सर हम रास्ता बदलेंगे, रास्ता नहीं है दूसरा। क्या करेंगे मैडम? एक्सलेंट। क्या किया इन मैडम ने? गाड़ी बंद हो गई बोल के गाड़ी को धक्का देते। गाड़ी चलाते समय हेलमेट सकती है ना, ढकेलते समय नहीं है। बस समझा लूप होल का कैसा फायदा उठाया जाता है। थैंक यू मैडम। क्लियर है क्या? ऐसे लॉ में मल्टीपल लूप होल्स आपको दिखाई देते हैं। उन लूप होल, अरे एक केस लॉ बता रहा हूँ। वोडाफोन, वोडाफोन वर्सेस ये आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, ट्राई, उनका केस था। तो और ये अपना डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इनका टैक्स भी नहीं आया। तो टैक्स नहीं आया इसलिए ये अपना डिपार्टमेंट और वोडाफोन इनके बीच में केस फाइल हुआ। उन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ था उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकाला, और वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद केस लॉ फाइल हुआ। उनका लीगल टीम कोर्ट में लड़ा, और उसमें सचमुच में उस पैराग्राफ का वैसा ही इंटरप्रिटेशन है, ये उनके लीगल टीम ने प्रूव कराया। तो उनका 1600 करोड़ रुपया बचा। 1600 आगे करोड़ भी है। 1600 करोड़ रुपया का इस टैक्स का बच गया उनका। तभी भी मर ही रहे वो, बट तभी भी 1600 करोड़। एक पैराग्राफ का मीनिंग गाइस उन्होंने अलग तरीके से निकाला था, जो उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करके दिया था, उसका मीनिंग यही लिख रहा है। ये क्या होता है गाइस? लूप होल। बट लूप होल, अब मुझे बताओ कि जब आपको एक आधा, मैं डिपार्टमेंट हूं, मेरे को मेरा लूप होल पता चल गया कि यार लॉ में ये पैराग्राफ का ऐसा इंटरप्रिटेशन है, तो मैं क्या करूंगा? आगे उस पैराग्राफ को वैसे रखूंगा कि उसे चेंज कर दूंगा। इसीलिए गाइस ये जो होता है ना, टैक्स अवॉइडेंस, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एकदम माइन्यूट टाइम के लिए। लूप होल का जैसे आपने इस्तेमाल कर लिया तो लूप होल डिपार्टमेंट को या फिर गवर्नमेंट को पता चल जाता, फिर वो लूप होल को चेंज कर दिया जाता है। समझ में आया सब लोगों को, एवरीबॉडी? नेक्स्ट जो है वो है टैक्स इवेजन। ये तो भंगार एक्टिविटी, इलीगल, सारे प्रोविजन सारा लॉ तोड़कर ये किया जा रहा है। देखिएगा, इट इज एन इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम और सेल और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस। मुझे बताओ, एक्सपेंसेस इंक्रीज अगर कर दिया आपने, किए नहीं, हाँ इंक्रीज कर दिए, तो क्या होता? प्रॉफिट कम हो जाएगा। या फिर मैंने इनकम ही कम बताया तो क्या हो जाएगा? इनकम कम है तो इनकम टैक्स भी, ये दोनों भी टैक्स की चोरी ही है। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे बट टैक्स कुछ भी नहीं भर रहे। क्यों? क्योंकि वो इनकम ही नहीं बता रहे। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट ये कैशलेस सोसाइटी की तरफ क्यों बढ़ रही? मैंने अगर अभी तुरंत ये मैडम को 1000 रुपए दे दिया तो इसका ट्रेस क्या है गवर्नमेंट के पास? अब ये मत बोला कि आज तुम्हारे सीसीटीवी सर्वेलेंस में वो गवर्नमेंट के ये करेंगे कि जूम करके 1000 की नोट थी ना, 500 के दो थे ना, ऐसे थोड़ी ना करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है नहीं, इसलिए कैश ट्रेसेबल है नहीं। बट वही अगर मैंने फोन पे कर दिया तो बैंक का ट्रांजेक्शन आ गया, गवर्नमेंट के पास ट्रेसेबिलिटी है। डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? बहुत क्रूशियल है भला कि ये, इसलिए गवर्नमेंट जितना कैशलेस हो उतना बेटर है, ताकि गवर्नमेंट के पास ट्रेसेबिलिटी जाए, हर एक ट्रांजेक्शन ट्रेस हो, और उससे टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा है ये पता चल जाए। गवर्नमेंट के पास टैक्स, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में डिफरेंस क्या होता है? और ओके, और मैडम मतलब कोई लीगल भी काम है, बट ओके, तो इलीगल ही होना चाहिए तो ही ब्लैक मनी है? फिर लीगल काम का पैसा भी अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो वो भी ब्लैक मनी है? डिमोनेटाइजेशन हुआ था क्या उस टाइम? प्रतीक ध्यान दे बेटा, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस टाइम मेरे जो भैया है उनके पास जो दूध बांटने आता था ना व्यक्ति, वो रोया उनके पास आके। क्या हुआ बेटा? की सर आमच्याकडे थोडीशी कॅश पडलेली आहे अपने पास भाई। और ये मतलब अगर कोई दूध बांटने जा रहा है ना तो इनकी गाड़ियाँ बहुत खतरनाक होती है। ये
एटलीस्ट एक 1001 साल तक गाड़ी नहीं बदलते। तो उसी में मॉडिफिकेशन, तो अपने को ऐसा गाड़ी देख के ऐसा लगता नहीं है कि यार इनके पास इतना पैसा वगैरह। किसी को देख के उसके अपीयरेंस से उसके पास कितना पैसा होगा इसका कभी अंदाजा मत लगाइए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ इधर से। बहुत गरीब लोग बहुत अमीर है, और बहुत अमीर लोग बहुत भिखारी है। कर्जे में डूबे हुए। तो प्लीज किसी के अपीयरेंस से इसके पास कितना पैसा होगा ये कभी जज मत करना, हमेशा रॉन्ग हो जाएंगे। तो वो आया, बोले, कितना पैसा है? अरे साहब, अपने पास थोड़ा बहुत कैश रखा था, तो उसका कुछ हो सकता क्या? तो मेरे जो भैया थे वो बोले, बोल कितना है। मैं करके, कितना? 2 CR। अब इनको कैसे ना सेल्फ डाउट में चला जाता आदमी कि यार मैं इतना सीखा, मेरा 30-40 हज़ार का जॉब है, ये मतलब भैया वैकेंसी है क्या? आपके साथ आ सकता हूँ क्या? हाँ ये होता। तब 2 करोड़, तो इसने तुरंत पूछा कि भाई कहाँ से आए तेरे पास 2 करोड़? देखिए हमारा एक जमीन का व्यवहार हुआ था, उससे 1 सवा करोड़ आ गए थे, प्लस हम जो ये मिल्क वगैरह बेचते हैं उससे जो पैसा आया था, प्लस मेरे जो फोर फादर्स थे उन्होंने कुछ कैश दिया था तो वो हमने कैरी किया वगैरह। फिर बैंक में कभी डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि गईस टैक्स भरना पड़ता ना। आपको डिस्क्लोज, अरे डिस्क्लोज ही हो गया ना, बैंक स्टेटमेंट पे से ही तो कोई भी प्रोफेशनल हो वो टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा। तो बैंक में क्यों नहीं भरा, कैश क्यों रखा, उसके पीछे का रीजन था। 2 CR, खतरनाक लेवल पे उस टाइम लोगों का, जिन्होंने ऐसा पैसा कंपाइल करके रखा था। और सारा लेजिटिमेट वे में ही है, अब वो लैंड का जो था वो अलग है, सारा ऑलमोस्ट लीगल है भाई। बट तभी भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो वो बन गया ब्लैक मनी, जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा वो बन गया ब्लैक मनी। समझा? यही इतना ही डिफरेंस है। तो जो लोग इलीगल काम करते हैं गाइस, वो जो करते हैं वो होता है टैक्स इवेड करना, दैट इज टैक्स की चोरी। किसी और ना भरा हुआ टैक्स हम चोरी करके आए ला रहे, ऐसा नहीं होता है वो। खुद ही का टैक्स नहीं भर रहे, वो भी चोरी ही है। क्लियर है क्या? टैक्स की चोरी करना मतलब क्या? हमने खुद का टैक्स नहीं भरना, टैक्स इवेजन। टैक्स मैनेजमेंट मतलब क्या गाइस? इट इज अ प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो लॉ के जो प्रोविजंस है उनको कंप्लाई, मतलब प्रैक्टिकली है मैनेजमेंट मतलब। ये थेरी है। प्लान करना मतलब मालूम है ना अपने को, हम एक दिन जिंदगी में गोवा जाएंगे, दिस इज प्लान। और जो अपने से जीवन में नहीं हो रहा है वो है मैनेजमेंट। क्लियर हो गया एकदम? क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर। टैक्स प्लानिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ विद इन द मॉरल फ्रेमवर्क। अब ये मॉरल फ्रेमवर्क नाम की चीज क्या होती है? कोई भी लॉ बनाने के पीछे कुछ ना कुछ तो भी मॉरल होता है, रीजन होता है। समझ में आ गया क्या? आपने क्लास का एक बाय लॉ है कि आपको चप्पल नीचे उतार कर ही ऊपर आना होगा, कंपलसरी। क्या रीजन रहेगा गाइस इसके पीछे? क्लीनलीनेस ऑब्वियसली। तो ये रहा इसका मॉरल। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वहां पे लिख दिया है कि प्लीज चप्पल उतार के ऊपर आइएगा। क्या लिखा मैंने? चप्पल नीचे उतार के आइएगा। तो तुम शूज पहन के आ गए गाइस। नेक्स्ट क्या पहना तुमने? शूज। मैंने चप्पल कॉमा शूज लिखा तो तुम वो सैंडल्स पहन के आ गए। फिर मैंने चप्पल शूज सैंडल तो तुम फ्लोटर्स पहन गए। फिर वो हाई हील, फिर वो स्टूल, वो क्या क्या अलग अलग होता है ना वो, सब कुछ। ठीक है, तुम मोजड़ी पहन के आ रहे, कोल्हापुरी चप्पल पहन के, हर रोज नया। बोले ये जो लिखेगा ना वो उसका, दिस इज लूप होल को इस्तेमाल करना, क्योंकि आपने क्या छोड़ा? आपने मॉरल छोड़ दिया। अरे मैं कह क्या रहा हूं, रीजन क्या है? मॉरल जाने दे, तूने लॉ क्या लिखा था, तूने लिखा क्या था, बस वो लूप होल का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो वो है गाइस टैक्स अवॉइडेंस। एक क्या था, मॉरल वैल्यू को याद रखते हुए सारी चीजें करना। एक क्या है, मॉरल जाने दे, स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट मतलब क्या, लिखा क्या है उतना मैं फॉलो करूंगा। समझा ना सबको, एवरीबॉडी? तीसरा, मॉरल और स्क्रिप्ट दोनों भी ये तेल ले, मेरे को जो करना है वो करूंगा, दैट इज टैक्स इवेजन। प्रोविजन वगैरह मैं पढ़ता ही नहीं, टैक्स में भरता ही नहीं। ऐसा अगर रहा, रिमेंबर वो क्या है? टैक्स इवेजन। इन्वेजन नहीं बेटा, इवेजन। इन्वेजन मतलब किसी के ऊपर डायरेक्ट कब्जा ही कर लेना। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन आज बोल रहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर रहा है, कब्जा कर रहा है, तो इवेजन है वो।
ठीक है। एंड लास्ट वाला, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो जो एग्जीक्यूट करेगा वो होता है टैक्स मैनेजमेंट। हमने क्या देखा अभी? फीचर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस टैक्स प्लानिंग का? लॉ को याद रखते हुए टैक्स रिड्यूस करना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? खाली स्क्रिप्ट देखते हुए लॉ को रिड्यूस, मतलब अपने टैक्स को रिड्यूस करना। ठीक है। यहाँ पे मॉरल वैल्यू, स्क्रिप्ट, सब कुछ याद रखते हुए टैक्स को रिड्यूस करना है। ये खाली स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना एवरीबडी? यहाँ पे टिफिन खाना मना है, समझा ना? मैंने क्या लिख के रखा था? यहाँ पे टिफिन खाना मना है। तो तुम बोल रहे हो हम टिफिन तो खाते ही नहीं, हम तो उसके अंदर का खा। ये होता है स्क्रिप्ट पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है। तो उसके पीछे का मॉरल अगर आप याद रख रहे हो तो वो है प्लानिंग। मॉरल बाजू में, खाली स्क्रिप्ट अगर फॉलो कर रहे हो तो वो क्या है? लूप होल का इस्तेमाल करना। समझा? नेक्स्ट, दोनों भी नहीं यूज कर रहे, अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? टैक्स इवेजन। बोलो एक बार। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये मैनेजमेंट। ये बेचारा सादा सुदा अपने चलते रहता, कंप्लाई करो, एग्जीक्यूट करो, कंप्लाई करो, एग्जीक्यूट करो। इसके पॉइंट वही है, इसलिए इसको कोई भाव भी नहीं दे रहा टैक्स मैनेजमेंट को, क्योंकि प्लानिंग का आगे का हिस्सा है। टैक्स प्लान करना, प्लान हमेशा फ्यूचर का होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। ये भी फ्यूचरिस्टिक है बट ये शॉर्ट टर्म है। क्यों शॉर्ट टर्म गाइस, मुझे आप बताओ भला के। मैंने अब भी एक्सप्लेन किया। एक बार लूप होल पता चल गया तो गाइस उसे करेक्ट किया जाएगा। जैसे मेरे को पता चल गया कि अरे यार मैंने चप्पल लिखा था तो ये शूज पहन के आ गया, तो मैं फुटवेयर लिखूंगा। अब हाथ में पहन के आएंगे, हैंड वेयरेबल है, फिर क्या करेंगे अब? समझा ना? तो क्लोज हो गया ना वो दरवाजा, इसलिए शॉर्ट टर्म। समझा सबको एवरीबॉडी? आगे, इट इज कंसर्न विद द पास्ट एंड अप्लाइड आफ्टर द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स हैज बीन अराइजन। इट इज डन विद अ नेगेटिव अप्रोच टू अवेल बेनिफिट्स बाय ब्रेकिंग द मॉरल ऑफ द लॉ। आपने आप एक खतरनाक लेवल का प्रोफेशनल है, किसी प्रोफेशन का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो वो डिफेम हो जाता। बट अपने पास अपने सिटी में 3-4 लोगों का ग्रुप है, भाई का ऑफिस भी है, ये पूरी दुनिया करता। बट इसका काम क्या है? जिसको ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी आ गई ना, ये क्या करता है? झूठे मूठे एक्सपेंडिचर, इनकम कम बताना वगैरह सब कुछ, तो जो टैक्स डिडक्ट हो चुका है वगैरह वगैरह, झूठे मूठे बता के गई वो सारा रिफंड ला के देने का प्रॉमिस करता है। और जितना भी रिफंड ला लिया उसका एक सर्टन परसेंटेज खुद का फीस ले लेता है। फिर हो गया कि डिपार्टमेंट ने देखा कि अरे बाप रे, ये जो प्रोफेशनल है, इसके पास जितने क्लाइंट आ रहे हैं सबका ही रिफंड आ रहा है, क्या नसीब है भाई का। फिर इन्वेस्टिगेशन बैठा। इन्वेस्टिगेशन बैठने के बाद समझ में आ गया कि वो जो प्रोफेशनल है वो फ्रॉड है। मुझे बताओ ना, आपका लीगली अगर टैक्स कट चुका है 10 लाख का, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 10 लाख, 10 लाख के 10 लाख वापस ला, खाली मुझे 1 लाख फीस दे देना, बाकी का टेंशन मेरा। ऐसा हजारों क्लाइंट्स है उसके पास। उसने ऐसे करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया। जब डिपार्टमेंट का नोटिस नोटिस पे नोटिस वगैरह आ गया, इसके ऊपर रेड गिरी, तो पता चला कि ये ऐसे कारनामे करता था। तो पहला हुआ लाइसेंस कैंसिल, मेंबरशिप गई। देवेश, क्या हुआ बेटा? वेरी गुड। समझ में आ गया? लाइसेंस कैंसिल, मतलब अब अगर उसको प्रोफेशनल बनना है तो उसको वापस से फाउंडेशन से आना है। ज्यादा थोड़ी ना है, फाउंडेशन इंटर फाइनल थोड़ा सा तो जर्नी है। उसके बाद भी इंस्टीट्यूट ने भी तो अलाउ करना चाहिए ना उसको फाउंडेशन में बैठने को। तो वो जो ऑफिस में से लोग थे वो उसी के कंसर्न थे, सबका गया है वो। और ये इतना शूरवीर है कि उसको कुछ फर्क नहीं गिर रहा तभी भी। अपने सिटी का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, किधर और जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं। यस मैम। वो केस फाइल करता है फिर कि मेरा नुकसान हो गया, उसकी भरपाई दो। फिर वो केस होने के बाद वो कितने का नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करके फिर उसका रिफंड मांगा जाता है। वो कैश लेके नहीं घूमेंगे ना मैडम कि हम। हाँ बट कौन देगा तेरे को पैसा? वो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं ना। सपोज मैं हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं तेरे घर पे रेड मारा, पूरा तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, और मेरे को कुछ नहीं मिला, अब तू क्या करेगी? हाय, मैडम मैं थोड़ी ना कैश लेके घूमता हूँ, मेरे को तो सैलरी मिलता है ना,
मेरा तो काम है, तो तुम मेरे से पैसे कैसे लेगी? बट मेरे को तो अथॉरिटी थी ना, मेरे को तो लॉ ने बोला था, तो आपको पैसे चाहिए तो लॉ थ्रू ही लो, तो जाओ जुडिशरी। ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे गुंडे लोग, इनसे ज़्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा दोस्ती भी नहीं। तो इनसे एक बैलेंस मेंटेन करके हर एक बिजनेसमैन क्यों रखता, उसके पीछे का ये रीजन कि उनको नुकसान ना। क्लियर एवरीबडी? आगे बढ़ रहा हूं। इट इज अ कंटिन्यूस अप्रोच which is concerned with the past rectification etc, present filing of return etc, future that is corrective action। तो गाइज ये फ्यूचरिस्टिक है लॉन्ग टर्म के लिए, ये फ्यूचरिस्टिक है शॉर्ट टर्म के लिए, ये पास्ट का भी नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं है, प्रेजेंट का भी नहीं है। समझे क्या? मोस्टली पास्ट डेटा को यूज करके टैक्स अवॉइड करते हैं, और ये पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, टैक्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट, बेनिफिट। ये लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देगा, ये शॉर्ट रन में ही देगा, ये कोई बेनिफिट नहीं देता, उल्टा आपको जेल जाना नसीब हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे पेनल्टी, इंटरेस्ट या फिर प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट जो हो सकता है, प्रोसिक्यूशन इज केस फाइल होना, ये सारा अगर आपको अवॉइड करना है तो मैनेजमेंट प्रॉपर रखना, काम हो जाएगा। समझा सबको एवरीबॉडी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एक्सेलेंट। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। गाइस ये बेनिफिट, लॉ में से जितने बेनिफिट्स है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे क्या यूज किया जाता है? लूप होल्स। ठीक है, लूप होल्स हमने अभी देखे। नेक्स्ट, इट ओवर रूल द लॉ। लॉ बाजू में रख देता है, मेरे मन का जो मैं करूंगा वो, क्या वो माह लाइफ माह रूल, हाँ माई लाइफ माई रूल, वो MAH लिखते हैं ना इसलिए मैं वैसे पढ़ा। हाँ, आगे, इट इंप्लीमेंट्स द लॉ, ये लॉ का इंप्लीमेंटेशन है। किसी को कोई डाउट? आगे, प्रैक्टिस टैक्स सेविंग का है, ये टैक्स हेजिंग का है। ये हेजिंग ये वर्ड काफी यूज होता है मालूम है क्या? जहां पर भी लॉस हो, मेनली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्ड है। डेरिवेटिव्स मार्केट आपने आपको मालूम है क्या थोड़ा बहुत? शेयर मार्केट, शेयर में ये सुना है। तो इसमें बहुत सारे पोजीशंस लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार मैं अभी जो पोजीशन लिया हूं उससे मेरे को फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो मैं उसका काउंटर एक पोजीशन भी लेके रखता हूं। इससे होता क्या है, मेरा लॉस अगर हुआ भी तो वो हेज होता है, हेज इज कम करना। तो ये क्या है, टैक्सेस को कम करना। समझा एवरीबॉडी? हेज करना मतलब क्या होता है? लॉस को कम करने को हेजिंग ये वर्ड यूज किया जाता है। सो टैक्स हेज करना। ये टैक्स कंसीलमेंट, कंसीलमेंट इज चोरी करना। नेक्स्ट, इट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन मतलब क्या? मैनेजमेंट ओनली। तो टैक्स का मैनेजमेंट है ये प्रॉपरली। ये नीड गाइस, ये डिजायरेबल है कि यार ये करना चाहिए, ये अवॉइडेबल है। लूप होल भी दिखा तो उसका फायदा मत उठा, क्यों? क्योंकि वो खाली स्क्रिप्ट है, मॉरल वैल्यूज वाइज वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है, बाकियों ने ही आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है यहाँ पे। And ये इट इज नेसेसिटी, ये तो जरूरत है, हर एक इंडस्ट्री का टैक्स मैनेजमेंट करती है। टैक्स डिपार्टमेंट होता है भला के, प्रॉपरली टैक्स भरा जा रहा है कि नहीं, उसके प्रोविजंस क्या क्या है क्या क्या नहीं। जहाँ पे मैंने काम किया था वहाँ पे उस टाइम रिबेट नाम का कंसेप्ट नया आया था। ये रिबेट मालूम है ना आपको? मैंने जो अभी आपको, जब मैं था एम्प्लॉयमेंट में उस टाइम ये रिबेट कंसेप्ट नया आया था। तो उस टाइम रिबेट था गाइस 2,000 रुपये का। 2,000, तो जितना भी टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसमें से 2,000 लेस, ऐसा। तो रिबेट जब कंसेप्ट आया और मैं वहाँ पे काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग विद फाइनेंस डिपार्टमेंट, और HR वाले भी हमसे कंसर्न थे, क्योंकि हमसे अप्रूव होने के बाद सैलरी HR वाले देते थे। तो उन्होंने बताया कि सर कोई लॉ वगैरह आया है क्या, फिर आपका सब कुछ सैलरी शीट वगैरह रेडी है ना? तो क्योंकि मेरा उस टाइम फाइनल चालू होने वाला था, तो मैं सारी चीज़ें स्टडी कर रहा था, और वो 2,000 का रिबेट के बारे में मेरे को मालूम था। तो मैंने उस सर को बताया कि सर 2,000 रिबेट लेस किया ना? तो बोले रिबेट कब आया? तो उनको मैंने प्रोविजन बताया, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो नॉट नेसेसरी गाइस आपको हर एक प्रोविजन उतना अमेंडेड मालूम हो ही। तो उनको जब मैंने बताया वो कि सर रिबेट 2,000 आया है, तो उसका एप्लीकेशन बताना पड़ा। एप्लीकेशन मतलब क्या, वो अप्लाई कैसे हो रहा है। और हर एक एम्प्लॉय का गाइस 2,000 रुपये बच गया। 350 एम्प्लॉयज थे, 2,000 रुपये के टैक्स भरने का बच गया उनका, सारे एम्प्लॉयज का। समझे क्या? तो ये ऐसा होता है जब आपके पास थोड़े भी चीज का नॉलेज होता है। सो ये नेसेसिटी है आज। समझा? एंड मॉरलिटी में, ये मॉरल है, ये इमोरल है, ये इलीगल है, और ये ड्यूटी है। समझ में आ गया? ये भी एक डिफरेंस बिटवीन है गाइस।
बाकी इस थियरी के टॉपिक में ये 2-3 चीजें हो गया, तो बाकी कुछ नहीं। 13 स्टेप्स कभी वो आपको पूछेगा नहीं कि बताओ डीटी के 13 स्टेप्स कौन से, 7 मार्क को कभी नहीं आएगा। आपको जो आएगा वो डीटी आईडीटी का डिफरेंस रहेगा, नहीं तो ये एक डिफरेंस है, ये एक आ सकता है। बाकी फर्स्ट टॉपिक में पूछने लायक एमसीक्यू हो सकते हैं, वो सारे आपके जब आप थ्योरी कर लोगे तो उसमें ही कवर हो जाता, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार वापस से फास्ट ट्रैक रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? टैक्स प्लानिंग, टैक्स के सारे एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, मतलब प्रोविजंस यूज करके उसका फायदा उठाना। ये क्या है? लॉ का लूप होल यूज करके उसका फायदा उठाना। ये क्या है? ये इलीगल वे, एक्सपेंसेस ज्यादा बताए, इनकम कम बता के आपका टैक्स रिड्यूस करना, इलीगल वे। मैनेजमेंट मतलब क्या? प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए टैक्स भरना। नेक्स्ट फीचर में ये मॉरल फ्रेमवर्क के साथ और स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ है एवरीवन। यहाँ पे ये मॉरल वगैरह नहीं देखता है, ये खाली स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ है और आगे बढ़ जाता है। बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट, ऐसे बोलते हैं इसे। लॉ को बेंड करना, जैसे वो मैडम ने गाड़ी ढकेलते हुए लेके गए क्या, उसने लॉ ब्रेक नहीं किया, उसको बेंड कर दिया। समझा? ये क्या है? टैक्स अवॉइडेंस। ये स्क्रिप्ट एंड मॉरल दोनों को भी बाजू में फेंक देता है और टैक्स चोरी करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में गाइस इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्क्रिप्ट और मॉरल दोनों को यूज करते हुए टैक्स रिड्यूस करना। ये खाली स्क्रिप्ट को यूज करते हुए टैक्स को रिड्यूस करना। ये लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है बट अनफेयर मीन्स यूज करके, चोरी है ना। एंड यहाँ पे लॉ के जितने भी प्रोविजंस है उनको अप्लाई करते हुए टैक्स को बचाना फ्यूचर में। ये फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव है। ये फ्यूचरिस्टिक है बट गाइस शॉर्ट टर्म और स्लाइट निगेटिव है, क्योंकि लूपहोल का आपने इस्तेमाल किया, मॉरल आपने गिना ही नहीं। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स की चोरी है पास्ट डेटा को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए ये फ्यूचर में कभी काम में नहीं आएगा, इससे तो सजा ही होगी। और ये गाइस ये कंटिन्यूस अप्रोच है, मतलब क्या पास्ट में भी काम में आ रहा था, प्रेजेंट में भी आ रहा है और फ्यूचर में भी होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट, बेनिफिट लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में होगा, इससे कोई बेनिफिट होता नहीं है, खाली दिखता है। आपके मन में हमेशा डर रहेगा अगर आपने टैक्स की चोरी की। आजकल तो नोटिसेस जो जारी है ना गाइस, उसमें एआई टूल यूज कर रहा है डिपार्टमेंट, ऑटोमेटेड नोटिसेस जारी है। तो आपने यहां से रिटर्न भरा, उसके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपको वो ट्रेस कर सकता है एक क्लिक पे। बताओ कि कैसे? क्या आपके बैंक अकाउंट है? वो बैंक अकाउंट ओपन करते समय तुमने कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे गाइस? आधार कार्ड, पैन कार्ड और बस? ओके। एड्रेस वगैरह सब कुछ वो पैन कार्ड में, मतलब ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपने दे दिया, ये सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के पास हैं। वो आधार कार्ड मतलब आपका सुंदर मुंह, और ये 10 फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना, ये डेटा है। आप जो कुछ भी बैंक थ्रू, मतलब फोन पे थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो बैंक थ्रू ही जा रहे हैं ना। आपने कोई भी बड़ी वस्तु कुछ भी परचेस किया तो वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़े। सोच के देखिए, आपने जहां जहां एडमिशन लिया है हर जगह पे आपको आपके वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े। पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं था, वो अभी लिंक है, ये सारे डॉक्यूमेंट इंटरलिंक्ड हो गए। तो आपका एक फोटो या फिर आपका एक फिंगरप्रिंट से आपकी पूरी कुंडली ओपन कर सकता है आज गवर्नमेंट, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट इंटरलिंक्ड हो गए और ये सारे डॉक्यूमेंट हर एक जगह पे अपलोडेड है। 50,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन को गाइस आपको पैन कार्ड कंपलसरी है हर जगह पे। हर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन गाइस हम फोन पे थ्रू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के एक क्लिक के ऊपर उन्हें पता चल जाएगा कि आपका इनकम कितना है। अभी यार गवर्नमेंट को पता चल रहा है मतलब क्या? उनके वेबसाइट, उनके एआई टूल्स, उनका जो सॉफ्टवेयर नेटवर्क उन्होंने न्यूरल नेटवर्क बनाया है, उसको पता चल रहा है। बस उसको पता चल गया और आपने कुछ गलत बताया, तुरंत नोटिस आ रही है, तुरंत नोटिस आ रही है। इसलिए गाइस ये सब कुछ सीखना है हमें कि ऐसे अपने क्लाइंट के साथ ना हो। जितना लीगल वे में है, जितना सब कुछ सही है, उतना ही अपने से हो, यही आपको करना है। ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस रखना गाइस। किसी भी क्लाइंट का आपने रिटर्न भरा और उसको बाद में अगर नोटिस आया तो ये आपका ही प्रैक्टिस खराब करेगा। समझे क्या? अगर उसको नोटिस आ गया तो वो क्या बोलता है कि यार मैंने भरा होता तो नोटिस आता, मैं किसी प्रोफेशनल से भरा के लिया, उससे भी नोटिस ही आया। क्या है ये? प्रैक्टिस खराब होता है, प्लीज याद। सो इसलिए ये तो टैक्स चोरी है, ये करना गाइस बेटर रहता है। ट्रीटमेंट, ये बेनिफिट, लॉ के जो बेनिफिट्स है उसको इस्तेमाल करेगा, ये लूपहोल्स को इस्तेमाल करेगा, या तो डायरेक्ट लॉ को ही ओवररूल कर दे रहा है। और ये लॉ का इंप्लीमेंटेशन है। यहाँ पे टैक्स सेविंग होगी, यहाँ पे टैक्स हेजिंग होगी, यहाँ पे टैक्स की चोरी होगी, कंसीलमेंट। और ये एडमिनिस्ट्रेशन है लॉ का। ये डिजायरेबल है, ये अवॉइडेबल है, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है और ये नेसेसिटी है।
और वैसे मॉरलिटी में ये मॉरल है, दिस इज इमोरल, दिस इज इलीगल, और ये तो आपका ड्यूटी है। ये दो डिफरेंस बिटवीन सबको समझ में आ गए ना? एक बार वापस से ये फास्ट ट्रैक देख के फिर आगे बढ़ जाते हैं। इंसिडेंस इम्पैक्ट दो अलग अलगों पे, बराबर है ना? एक्सेलेंट गेज एक ही पर्सन के ऊपर होता है, वेलकम बैक। और ये यहाँ पे दो अलग लोगों के ऊपर होता है। समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? जो नए लोग हैं उनको प्लीज मैं बता दूं कि मैं जो बात करता हूँ ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बहुत बार गलत बताता हूँ, उससे मुझे पता चलता है किसका ध्यान है और किसका नहीं। और जो ऑनलाइन है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ऑफलाइन आ जाइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके ऊपर भी वैसे ही ध्यान रख पाऊँ। ठीक है ना एवरीबॉडी? ऑफलाइन का यही फायदा है गाइस कि टीचर आपके सामने सिखा रहा होता है, तो उसका आपके ऊपर ध्यान होता है बहुत अच्छे तरीके से, बराबर है? तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि एक आधे लेक्चर में अपना नाम 4 बार भी आ जाए, बराबर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? प्लीज याद रखिए, कोई डाउट है तो पूछना भी पॉसिबल है। और दूसरी चीज, मैं जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। अगर मैंने कुछ गलत चीज बता दी और आपका उसको काउंटर नहीं आया है, तो मुझे पता चल जाता है कि आपका ध्यान उतना है नहीं। जैसे अभी हुआ, इंसिडेंस इम्पैक्ट दो अलग लोगों के ऊपर होता है ना यहाँ पे। सेम पर्सन मतलब क्या अलग लोग? अरे नहीं, सेम पर्सन मतलब एक लोग, एक ही पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे इंसिडेंस इम्पैक्ट दो अलग। लेवी यहाँ पे इनकम के ऊपर, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के, ये चुभेगा क्या? यस, ये नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिखता क्या? नहीं, यहाँ पे दिखता है। रेट यहाँ पे अलग होंगे क्या? यस, यहाँ पे सेम होंगे ना? यस। यहाँ पे अगर रेट राइज हो गए तो क्या हो जाएंगे? हाँ नहीं बेटा, पर्सनल इफेक्ट, कुछ अलग भी आंसर हो सकते जीवन में। ओके, तो ये पर्सन के ऊपर इंपैक्ट करेगा। क्लियर है ना? यहाँ पे बोलना गाइस, ये इन्फ्लेशनरी नहीं, मतलब क्या, सोसाइटी के ऊपर एट लार्ज इंपैक्ट करेगा। ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, ये रिग्रेसिव। यहाँ का एग्जाम्पल गाइस इनकम टैक्स, यहाँ का जीएसटी और कस्टम्स। ऑल ओके? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कल अपना ये फर्स्ट टॉपिक जो हमने बेसिक वाला चालू किया है वो फिनिश ऑफ होने वाला है। समझ में आ गया एवरीबॉडी? ओके, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, उसी टाइम पे या फिर बाद में, लेक्चर के बाद में, एनी टाइम। ठीक है, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सब लोगों के पास है, तो उसमें पूछ सकते। खाली रिप्लाईज में मेरे हिसाब से दूंगा, मैसेज करना, रिप्लाई करना, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ऐसे खेलने का नहीं। समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? पक्का? चलिए, तो कल हम ये फर्स्ट टॉपिक को फिनिश ऑफ करेंगे। कल हम ये देखेंगे गाइस कि पर्सन के डेफिनेशन में जो कुछ भी आ रहा था उसका मीनिंग क्या है। ठीक है? और जैसे ही एवरीबॉडी, जैसे ही अपने मीनिंग वगैरह खत्म हो जाएगा, इफ टाइम अलाउज, हम कल ही सेकेंड टॉपिक जो सबसे क्रूशल है, जिसका 7 मार्क का ऑलमोस्ट वेटेज है, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस, वो चालू करने वाले हैं। एक भी दिन डीटी का लेक्चर मिस मत करना। और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मंडे से आपका फुल फ्लेजेड शेड्यूल चालू हो जाए। सो एटलीस्ट वी आर स्टार्टिंग विद 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है? थोड़े टाइम के बाद हम तीनों भी सब्जेक्ट चालू कर देंगे। समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी? सो अराउंड एक 1 आवर फॉर डीटी, 45 मिनट्स फॉर लॉ एंड 45 मिनट्स फॉर आईडीटी। ऐसे तीनों भी लेक्चर्स आपके डेली बेसिस पे चलेंगे। समझा? आपका शेड्यूल विल बी सुबह 8 या फिर 7:30 से लेके 1 बजे तक। बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा, उस टाइम टिफिन खाना। क्लियर है ना एवरीबॉडी? गुड। चलो, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? चलो, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं कल। सबने 400 पेजेस का रजिस्टर बनाना है।